तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और अभी हम PYQ पे चल रहे हैं। तो 2022 का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा गया है टीचिंग एप्टीट्यूड पे, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सेट 1 है। अगर किसी के साथ B, C, D को भी सेट हो तो उसमें क्वेश्चंस का जो नंबरिंग रहता है वो अलग जगह पे रहता है। तो सेट 1 अगर आपके पास है तो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 70 तक, मतलब 40 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 40 मार्क्स का। चलिए, ये सब आपको पहले से पता है। और हम सवाल 1 की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप कितना ही थ्योरी पढ़ लीजिए, आप प्रैक्टिस जरूर करना है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे, थ्योरी को भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। तो उससे पता चलता है कि सवाल कैसा आता है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं थ्योरी का, तो पूरा अच्छा से सारा थ्योरी डिटेल में हम वीडियो को अपलोड कर दिए हैं। आप उसको जाकर के एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अभी आपका एग्जाम का डेट जो 10 मई को था, वो कोई कारण से अभी पोस्टपोन कर दिया गया। नोटिफिकेशन आपका जब साइट पे आ जाएगा तब आप लोग उसको एग्जाम का डेट फिर नया आपका बनेगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है पहला कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पारस्परिक संचार क्या होता है ना। पारस्परिक संचार किसको कहते हैं। इंटरपर्सनल का मतलब होता है दूसरे के बारे में बात करना और दूसरे के विचार के अनुसार से मोटिवेट होना, ठीक है ना। तो देखिए, दूसरे व्यक्ति के साथ संचार करना क्या है, इंटेल कम्युनिकेशन विद अदर पर्सन। ऑप्शन नंबर क्या आपका हो जाएगा 1 सही हो जाएगा, ओके। एक होता है इंट्रापर्सनल। इंट्रा मतलब जहाँ पे आया ए वाला इंटर है, एक किसके लिए होता है, सेल्फ के लिए होता है। और इंटर होता है दूसरे के लिए, ओके। चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए, कभी कभार ना सवाल आप इंग्लिश से भी पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभार इंग्लिश से सवाल समझना आसान हो जाता है हिंदी की अपेक्षा, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, इंट्रा मतलब अपने के बारे में बात करना। तो सेल्फ कंसेप्ट अपने के बारे, परसेप्शन बोलते हैं कि आपका जो उम्मीद है, परसेप्शन हो गया, एक्सपेक्टेशन हो गया, धारणा, तो सारा चीज़ अपने बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओके। उपयुक्त सभी। चलिए, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सेल्फ कंसेप्ट, देखिए कितना सवाल है, सेल्फ वर्ड का इस्तेमाल कर दिया गया। अगर सेल्फ वर्ड का इस्तेमाल कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड द बेसिस ऑफ इंट्रापर्सनल। तो चलिए, सेल्फ के लिए इंट्रापर्सनल अगर आ रहा है तो ये सवाल सही हो जाएगा। सेल्फ कंसेप्ट विच ऑल्सो रेफर टू सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में आपको जागरूक रहना है, सब जागरूकता, जिसको क्या कहते हैं, सब जागरूकता। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो ए और बी दोनों अगर सही है तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। फिर से सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। हमने वीडियो में बता दिया कि कौन सा थ्योरी से कौन सा सवाल ज़्यादा आता है और कौन से ज़्यादा मार्क्स का आता है, ये हमने करवा दिया। मोटिवेशन चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल आता है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। देखिए, ये सब चैप्टर है ना, आसान है समझना, ओके। ये सब आसान है, इससे ज़्यादा सवाल आपको पकड़ा जाता है एग्जाम में। सेल्फ कंसेप्ट का बात किया है तो विश्वास, मूल्य, अभिवृत्ति, एटीट्यूड, वैल्यू और बिलीफ। तो अब क्या हो जाएगा आपका 34 का क्या हो जाएगा, डी नंबर, ओके। चलिए, नेक्स्ट सवाल तरफ चलते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन द इंडिपेंडेंट भारत, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो क्या थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, ओके। चलिए, तो जीके फैक्ट सवाल था, आप लोग को आता भी होगा इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि इफ़ योर पर्पस इज डैश ग्रुप वर्क इज नॉट गुड आइडिया। अगर आपका पर्पस ऐसा क्या है, ऐसा पर्पस जिसमें ग्रुप कार्य अच्छा नहीं माना जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है सवाल, यदि आपका उद्देश्य मतलब आपका कौन सा उद्देश्य है जिसमें समूह कार्य का अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि समूह कार्य अच्छा चीज़ है, बट कौन ऐसा काम दीजिएगा जिसमें समूह कार्य क्या होगा, अच्छा चीज़ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम, विभिन्न जो समस्या है उसकी पहचान करने के लिए ग्रुप में कार्य नहीं दिया जाएगा। ग्रुप में कार्य दिया जाएगा तो क्या होगा, ग्रुप में कर दिया जाएगा उसको किसी तरह, तो आपको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट सवाल है, चलिए, चॉइस ऑफ वोकेशन डिपेंड ऑन, किसी व्यवसाय का चुनाव डैश करता है पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, 37 नंबर का हम देखेंगे कि प्रवेश में आसानी, किसी व्यवसाय का चुनाव प्रवेश में आसानी करता है पर निर्भर करता है। व्यवसाय से उत्पन्न आय, शिक्षार्थी की रुचि और कौशल, एक छात्र द्वारा स्कूल में सीखे गए विषय। तो 37 नंबर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 37 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी व्यवसाय का चुनाव शिक्षार्थी की रुचि और कौशल पर निर्भर करता है, ओके। यहाँ पे करता है नहीं होगा, पर निर्भर करता है, ओके। चलिए, जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है, देखिए एक टर्म है, ये क्या है, एक वर्ड है जिसका टर्म है कि जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है, डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, विभिन्न एज के मतलब
आयु समूह के मूल्यों में अंतर को क्या कहते हैं, जनरेशन गैप कहते हैं। 38 का हो गया, 39 का कि वाई शुड ए टीचर बी एन आइडियलिस्ट ऑफ एन एंड सेट एग्जाम्पल, एक शिक्षक को आदर्शवादी बनकर उदाहरण क्यों स्थापित करना चाहिए। तो 39 नंबर का क्या हो जाएगा, ताकि छात्र जो हो, स्टूडेंट यूजुअली इमिटेट टीचर्स, नकल, इमिटेट का मतलब क्या होता है, नकल करना, जैसे बोलते हैं ना कॉपी करना, किसी का कॉपी करना, ठीक है, नकल करना, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। तो छात्र आमतौर पर शिक्षकों की नकल करते हैं, जैसा आप बिहेव कीजिएगा बच्चे आपको देख करके वैसा ही बिहेव करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको क्या होना, आदर्शवादी बन के रहना है, बच्चों के सामने एकदम अच्छे से व्यवहार करना है, क्योंकि हमेशा आप ही का कॉपी वो करता है, आपको एक रोल मॉडल की तरह वो मानता है, घर वालों से ज़्यादा भी आपको इज्जत वो देता है। चलिए 40 नंबर का क्या, हाउ ए टीचर शुड बिहेव विद स्टूडेंट, एक शिक्षक को स्टूडेंट के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या जनरल, फादर, फ्रेंड या लीडर। तो हमेशा नेता की तरह बिहेव करना चाहिए, कैसा, एक नेता, वो नेता नहीं जो आप समझ रहे हैं दिमाग में, ठीक है ना, कांग्रेस और बीजेपी आपको नहीं करना है, ठीक है, या तो फिर जेएमएम, तो आम आदमी पार्टी, ये सब नेता के बारे में नहीं। एक नेता होता है लीडरशिप, जो अच्छा से कोई चीज़ का नेतृत्व करता है। तो टीचर अच्छा से नेतृत्व करता है, मोटिवेट करता है, समस्या को समझता है। 41 का क्या है कि खाली स्थान वह डिग्री है जिससे एक परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए। तो 41 का क्या हो जाएगा, वैलिडिटी, वैलिडिटी, वैधता एक वह डिग्री है, डिग्री से मतलब वो डिग्री नहीं है, डिग्री बोलते हैं नापने, जैसे बोलते हैं प्रोटोकॉल कि क्या इसका पैरामीटर है ना। तो वैलिडिटी एक ऐसा पैरामीटर है जिससे परीक्षण मापते हैं कि उसे क्या मापना चाहिए। जैसे वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई चीज़, आप किसी का टेस्ट लीजिएगा, तो आप जो टेस्ट लीजिएगा, तो भैया आप 5 क्लास का बच्चा का टेस्ट लीजिएगा, तो 5 क्लास के ही मतलब अनुसार से उसका टेस्ट लेना है, ऐसा नहीं कि 6 क्लास का सवाल दे दीजिएगा। तो उसकी क्या वैधता है, वैलिडिटी है, ठीक है ना। ये सवाल थोड़ा सा यहाँ पे विश्वसनीयता भी आता है, रिलायबिलिटी, तो वो आता है कि अगर आप बार बार टेस्ट ले रहे हैं, बच्चा का हर बार एक ही आंसर ला रहा है, एक ही नंबर ला रहा है, तो हाँ चलिए ठीक है। ऐसा नहीं कि टेस्ट लिए, बच्चा को हिंट्स कोई कर दिया तो ज़्यादा नंबर ले आया और बच्चा क्लास में टॉप कर गया। हर बार टेस्ट लेंगे किसी भी कंडीशन में वही सवाल का, तो बच्चा सही नंबर, बार बार बराबर नंबर लाएगा, ठीक है, तब हम नहीं मानेंगे। कोई एग्जाम आप दिए 80% ले आए, फिर से दीजिएगा तो 80% लाएंगे, तो मानेंगे कि हाँ आप सच में अच्छा से एग्जाम दिए हैं ना, वरना वो कोई हिंट्स कर दिया। चलिए 42 का नंबर का क्या है बच्चों, कि खाली स्थान का अर्थ है प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य या व्यवहार की ओर मजबूत करना। तो 42 नंबर क्या होगा, आकार देना। आकार देने का अर्थ होता है कि प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य या व्यवहार की ओर मजबूत करना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब क्या है कि व्हाट विल बी द IQ ऑफ 25 ईयर ओल्ड बॉय हुज मेंटल एज इज इतना। तो एक बात बताइए, हम IQ कैसे चेक करते हैं, IQ हम कैसे चेक करते हैं, तो हम कैसे चेक करते हैं आप लोग बताइए, ठीक है ना, आप लोग बताइए कि कैसे चेक करते हैं। तो देखिए IQ बराबर क्या होता है कि उसका मेंटल एज कितना है और क्रॉनिकल एज कितना है, ठीक है ना। क्रॉनिकल एज को ही रियल एज कहते हैं और 100 से गुना कर देते हैं। तो उसका मेंटल एज, उसका बुद्धि किस तरह का काम कर रहा है, 16, ओके, और उसका रियल वाला एज क्या है 25, और 100 से गुना कर देंगे तो 25 चक 100, 16 चक 64, तो आंसर कितना आ गया 64। तो अगर कोई आदमी 25 साल का है और उसका बुद्धि 16 साल का है, तो उसका IQ लेवल कितना है 64 है, ओके, आपको निकालने एग्जाम में आ जाता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि मेंटल एज को कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो मेंटल एज IQ को कैसे निकाला जाता है, मेंटल एज बाई क्रॉनिकल एज इंटू 100। क्रॉनिकल एज का मतलब वही होता है जो वास्तविक उम्र है, ओके, इसको रियल एज भी कहीं कहीं जिक्र किया जाता है, तो बात एक ही है। चलिए 44 नंबर का, ओके। चलिए अधिक संख्या वाली कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छा है। अगर मान लीजिए आपका क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो आप क्या कीजिएगा, वाद विवाद, चर्चा या व्यवहारिक, व्याख्यान के साथ समूह कार्य, व्याख्यान और कक्षा नोट्स, या स्व अध्ययन और प्रश्न पूछना, सेल्फ स्टडी एंड आस्किंग क्वेश्चन। तो 44 नंबर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लेक्चर एंड क्लास नोट्स, ठीक है ना। क्लास नोट दे दीजिएगा तो सारे बच्चे लिख लेंगे और लेक्चर आपको दे देना है। अब डिबेट करा दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हल्ला होगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो वो एकदम नहीं। ग्रुप में कोई कार्य को नहीं देना विथ लेक्चर, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है ना। बड़ों क्लास के लिए, बड़ों बच्चे के लिए, बड़ी संख्या वाली क्लास के लिए लेक्चर मेथड सबसे सुपर माना जाता है, ओके।
चलिए नेक्स्ट सवाल है कि द कंसेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क SUPW वाज इंट्रोड्यूस बाई, किसके द्वारा ये चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 45 का नंबर का क्या हो जाएगा? ईश्वर भाई पटेल रिव्यू कमेटी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये सब फैक्चुअल सवाल है, जब आप थ्योरी पढ़िएगा तो वहाँ पे आ जाता है। अब कुछ सवाल ऐसे भी रहते हैं जो थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज रहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का भी रहते हैं, तो उससे आपको डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। 100 में अगर 99% सही 1% नहीं है तो उसके ज़्यादा समस्या होने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा क्या, इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इज इफेक्टेड इन, ठीक है ना, छात्रों का भावनात्मक समायोजन होता है में प्रभावी क्या होता है? 46 नंबर का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? पर्सनालिटी इंफॉर्मेशन, क्लास टीचिंग, डिसिप्लिन और ऑल अबव। तो क्या होगा इसमें? भावनात्मक समायोजन में क्या होता है? बच्चे का जो व्यक्तिगत निर्माण होता है, अगर इमोशनल मजबूत है तो बच्चे का पर्सनल फॉर्मेशन निर्माण, ठीक है ना, होगा। क्लास टीचिंग, कक्षा शिक्षण, अनुशासन, सारा क्या होगा उसका? अच्छा होगा। 47 नंबर, ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड। देखिए ब्लैक बोर्ड किस में आता है? ऑडियो विजुअल, विजुअल एड्स या तो नन ऑफ दिस। तो देखिए ऑडियो एड्स का मतलब जिसमें सुनाई देता है, विजुअल एड्स मतलब जिसमें देखते हैं, ऑडियो विजुअल जिसमें हम दोनों काम करते हैं, देखते और सुनते हैं, जैसे मोबाइल। तो ब्लैक बोर्ड किस में आएगा? तो बी नंबर में। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये क्या है बच्चों? विजुअल एड है। विजुअल एड्स मतलब यहाँ पे क्या होता है? सहायक करना, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट एड होते हैं ना, जैसे फर्स्ट एड, जब चोट लग जाता है तो फर्स्ट एड दिया जाता है। तो 47 नंबर का क्या हो जाए प्यारे बच्चों? बी नंबर होगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर का, उसमें भी आ गया इंट्रापर्सनल, और इंट्रापर्सनल आ गया तो अपने बारे में हमेशा सोचना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो देखिए इंट्रापर्सनल, तो इंट्रापर्सनल में क्या हो जाएगा? अपने बारे में सोचना है। तो 48 नंबर का क्या हो जाएगा? दूसरों व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य नहीं भाई, एकदम नहीं होगा। दूसरों के साथ इंटरपर्सनल होता है। स्वयं के भीतर, एकदम सही। ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आप में होश पूर्वक एवं चेतन रूप से जुड़ता है। बी और सी आपका दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी में बी और सी दोनों सही है। ओके चलिए 49 नंबर का, अधिकारवादी की शिक्षण विधि है, ठीक है ना। अधिकारवादी की शिक्षण विधि है। देखिए अधिकारवादी मतलब जैसे अपने अधिकार में ले लिया और पढ़ा रहा है, तो ऐसा कौन करता है? टीचर सेंटर्ड में। चाइल्ड सेंटर में क्या होता है? बच्चे बाल केंद्रित में बच्चे को क्या चाहिए उसके अनुसार से पढ़ाना है, बच्चे का हिसाब से पढ़ाना है, एज के हिसाब से, सारा कुछ मतलब बच्चे के हिसाब से चलेगा। और टीचर सेंटर में क्या, टीचर आया कुछ भी पढ़ा दिया, चलो बच्चा क्या सोच रहा है नहीं समझ रहा, बच्चे के बारे में एकदम फिक्र नहीं होता है। तो क्या है? अथॉराइटेशन टीचिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। अधिकारवादी मतलब क्या है? अपने अधिकार में वो पूरा पावर को लेके पढ़ा रहा है, तो वो शिक्षक केंद्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए, जो बहुत ही गलत है। अब का एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। चलिए नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो 50 का क्या हो जाएगा बच्चों? लॉरेंस कोलबर्ग, एरिक फॉर्म, डैनियल कॉलमैन या तो बेंजामिन ब्लूम। तो इसका आपका क्या हो जाएगा 50 का आंसर नंबर ए, कोलबर्ग, ठीक है ना, कोहलबर्ग, ठीक है। तो एग्जाम में आता है और आपको पढ़ाया गया है थ्योरी में, तो आप लोग थ्योरी में जरूर देख लीजिएगा। चलिए यंग एडोलसेंट रिवेल टू एक्सप्रेस, जो युवा किशोर होते हैं अपने डैश को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। जो युवा बच्चे होते हैं उसमें क्या किसके लिए वो विद्रोह करते हैं? तो चलिए देखते हैं। एक्सटर्नल डिसिप्लिन इम्पोज देयर क्रिएटिविटी, देयर डिजायर फॉर फ्रीडम, देयर पर्सनल एडवोकेसी। तो क्या होता है? स्वतंत्र की अपनी इच्छा, वह स्वतंत्र होना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार वो जीना चाहता है। जब बच्चे क्या होते हैं? युवा होने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी नंबर। ओके 51 का सी। या 52 चलते हैं। डैश अंडरटूक द इनोवेटिव प्रोजेक्ट लॉक जम्बिस पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है ना। तो ये कौन सा मतलब राज्य में चलाया गया था, ठीक है ना। तो 52 नंबर का क्या हो जाएगा? राजस्थान में। ओके चलिए फैक्चुअल क्वेश्चन है। ए ब्लैक बोर्ड कैन नॉट बी यूज फॉर, ब्लैक बोर्ड किसके लिए उपयोगी नहीं हो सकता है? तो 53 का आपको सोचना है। इम्प्रूवमेंट द पैराग्राफ, मेकिंग रिपोर्ट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, शो सिनेमैटिक डायग्राम, समरी फॉर रिलेशन बिटवीन फैक्टर। तो शो सिनेमैटिक डायग्राम, भैया आप उसको सिनेमैटिक डायग्राम क्या उसको दिखा सकते हैं? अच्छा
हाँ सिमेट्रिक डायग्राम बना सकते हैं, सॉरी डायग्राम ऐसे से आप उसको बना सकते हैं। मेकिंग रिपोर्ट बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, आप क्या है रिपोर्ट नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो 53 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने के लिए। चलिए, द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट बुक इज टू प्रोवाइड, एक जो पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या होता है, क्या प्रदान करना होता है। तो 54 का क्या होगा, एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री, एकदम सही। शिक्षकों को शिक्षण पर आधार बनाने के लिए सामग्री, एकदम नहीं। परीक्षाओं के लिए आधार और विषय वस्तु बनाने की सामग्री, एकदम नहीं। शिक्षकों को पठन या संदर्भ सामग्री, तो एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित जो शिक्षण सामग्री है वो क्या है, टेक्स्ट बुक का पर्पस है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट सवाल चलते हैं 55, द एम ऑफ द चार्टर एक्ट 1813 हुआ। तो देखिए आप जब बीएड पढ़िएगा तो आपको ये सब थोड़ा सा आपको मालूम हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार करना का ये चार्टर एक्ट 1813 का ये क्या था, एक्ट था, ठीक है ना। उसका एम यही था, क्या हो, भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार हो, ठीक है ना। कौन, अंग्रेज द्वारा, लॉर्ड मैकाले द्वारा। तो ये सब आगे आप बीएड में आपको पढ़ने को मिलेगा, एक दो क्वेश्चन आपको अजीब टाइप मिलेगा है। टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम इन एंड इंडिकेशन ऑफ, कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता का क्या संकेत है। तो 57 का क्या हो जाएगा बच्चों, दोहराव के कारण बोरियत। अगर आप दोहराव कीजिएगा और बोरियत तो क्लास बनाइएगा तो बच्चे अनुशासनहीनता के साथ रहने लगे। 57 नंबर का नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 57 नंबर का क्वेश्चन है कि आपके पास लड़कों और लड़कियों के एक मिश्रित कक्षा है, ठीक है, अच्छा, जिस उनके बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो माता पिता के से समानता पर चर्चा करने कहेंगे, तो भाई ये सब एकदम नहीं करना है, ठीक है ना। लड़कों और लड़कियों के एक बेंच में साझा करवा देंगे, ये एकदम ये सब भी नहीं करना। उन कार्यों को निर्धारित करेंगे जिन्हें एक साथ करना है, एकदम। पाठों में समानता की बात करेंगे नहीं। ऐसा कार्य देना है जिसमें क्या हो, दोनों क्या हो, उसमें भाग लेकर के काम को कर सकते हैं, ठीक है ना, एक साथ करना पड़े उसको। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, दोनों में कोऑपरेशन डेवलप होगा, ठीक है ना, उसमें सहयोग की भावना डेवलप होगा। 58 का, चलिए, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पनिशमेंट इन एजुकेशन इज दैट, शिक्षा में जो बच्चे को दंड दिया जाता है, शिक्षा में सजा का प्रमुख नुकसान क्या है। बच्चे को दंड नहीं देना, अगर आप दीजिएगा तो क्या होगा, इट जनरेट अनप्लीजेंट फीलिंग, इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम परमानेंटली, ठीक है ना, इट प्रिवेंट टीम वर्क, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है बच्चों, ऐसा इस समस्या को अस्थायी रूप से हल नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप पीट पाट दीजिएगा बच्चा को तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन आपके प्रति और पूरा सिस्टम के प्रति उसमें एक हीन भावना क्रिएट हो जाएगा बच्चा में, इसीलिए बच्चा को कतई नहीं पीटना है, ओके। चलिए 59, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग, निम्नलिखित में से शिक्षा कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो देखिए, शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, विषय वस्तु, शिक्षण वस्तु, तकनीक और प्रयुक्त सहायक सामग्री और ज्ञान, छात्र का ज्ञान। आपको 59 का सारा आंसर आपको सही लग रहा होगा, लेकिन क्या रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट का सबसे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा होना चाहिए, तब बच्चे क्या सीख सकते हैं। टीचिंग टेक्निक और एड्स तो यूज होगा ही, तो अगर सहायक सामग्री ही नहीं रहेगा, तकनीक रहेगा तो कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन पता चल सब कुछ ठीक है, बट टीचर और स्टूडेंट की रिलेशन एकदम बेकार है, पूरा मास्टर से डर रहा सारे बच्चा एकदम उदंड है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए 59 का ए हो गया, अब 60 का, ठीक है ना। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में अभिप्रेरणा उपगम की ओर ले जाता है, इंडक्टिव अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रोड्यूस। अब देखिए इंडक्टिव में क्या होता है प्यारे बच्चों, उसको थोड़ा सा जानना है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो बच्चे जानते हैं उससे जो नहीं जानते हैं उसको ले जाना है। जैसे सिंपल समझिए इसको, इंडक्टिव में हिंदी में एकदम अध्ययन अध्यापन, हिंदी में एकदम इंडक्टिव, और होता है डिडक्टिव, ठीक है ना, डिडक्टिव होता है, ओके, और एक होता है इंडक्टिव। अब क्या है समझिए, देखिए इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाना है। जैसे बच्चों, क्या आपको पता है कि कोई भी चीज़ दिखता है
उसको क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं सर। ठीक है, चलिए नाउन कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, सर 4 प्रकार के होते हैं। बताइए कुत्ता बिल्ली किस प्रकार का नाउन है, तो बताएंगे सर जातिवाचक है। राम किस प्रकार का है, तो सर एक प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए कुछ कुछ जानते हैं बच्चे, आप ये जो देखते हैं उसका क्या नाम होगा, तो हर एक वस्तु का नाम हम समझा क्यों नहीं पता आपको, ये बहुत आसान सवाल इससे बनता है। जो चीज़ बच्चे जानते हैं उससे पूछते पूछते जो चीज़ नहीं जानते वहाँ तक आपको जाना है धीरे धीरे पढ़ाने के क्रम में। जैसे बच्चों कोई चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो कहाँ आएगा बेटा, नीचे आएगा। हाँ सर नीचे आएगा, क्यों आएगा सर पता नहीं। फिर उसको बताना है कि ग्रेविटी होता है, न्यूटन दिया है, न्यूटन का लॉ होता है। अचानक जाएंगे कोई वस्तु को फेंकते हैं, जी का वैल्यू होता है, बड़ा जी का वैल्यू होता है, फोर्स मोशन, ये सब बताने लगेंगे, बच्चे पागल हो जाएंगे। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जानना है, और जो चीज़ जानते हैं उसी से सवाल करके जो चीज़ उसको नहीं जानते उसके बारे में उसको बता देना है। पार्टिकुलर टू क्या होगा, जनरल, विशेष से सामान्य की ओर जाएगा, तो ये उपयुक्त सभी। और डिडक्टिव में क्या होता है बच्चों, जो चीज़ बच्चे अननोन है उससे नॉन की तरफ आपको जाना है। ठीक है, जैसे पहले क्या होता है मैथ्स में फार्मूला देना है, फिर क्वेश्चंस की ओर जाना है। ठीक है, तो डिडक्टिव मेथड उसको कहते हैं। चलिए, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटर नीपा इज मेनली कंसर्न विथ, किसके लिए है ये, तो ऑप्शन नंबर मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। अगर आपको NUEP के बारे में आ जाए तो क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ देखिए EP लिखा होगा, E और P, एजुकेशन पॉलिसी। 61 का हो गया, अब ज़्यादा सवाल नहीं बचा, 62 का चलते हैं। देखिए सवाल के साथ कुछ कुछ ना आपको बताना ये भी ज़रूरी होता है कि सवाल कैसा आता है, थोड़ा थ्योरी बता देना। सिर्फ आंसर टिक मारते जाएंगे धड़ाधड़ तो क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए, स्टूडेंट फाइंड एंड एक्सप्लोर द सोल्यूशन देमसेल्फ, बच्चे खुद ही अपने समस्या से हल को ढूंढते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरेक्शन मेथड, डिस्कवरी मेथड, बोथ या डी। तो क्या हो जाएगा 62 नंबर का बच्चे, डिस्कवरी मेथड, खोज विधि जिसको बोलते हैं खोज विधि। खोज विधि के द्वारा क्या हो जाएगा, बच्चे अपनी समस्या को खुद उसका आंसर को खोज के लाने का कोशिश वो करेंगे। चलिए 63 का, निम्नलिखित में से किस सूची में भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को स्थानांतरित किया गया है, तो केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तब पूछा जाता है आपको कि शिक्षा किस सूची में आता है, तो कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 4 और 2 6, तो 1976 6 लिख दीजिएगा और उसके घटा करके 7 कर दीजिएगा, तो 19 है, तो ऐसा ही कॉमन आपको याद ही रहेगा। तो 1976 में संशोधन हुआ, 42 संशोधन, उसमें क्या किया गया, जो शिक्षा था उसको किस में लाएगा, समवर्ती सूची से। समवर्ती सूची क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट उसको कहते हैं, समवर्ती सूची जिस पर कानून केंद्रीय मंत्री और मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाता है। जैसे NCERT बुक ने केंद्र सरकार बनाया, ठीक है ना, राज्य सरकार को क्या किया, JCRT कर दिया, जैसे झारखंड JCRT कर दिया, अब झारखंड काउंसिल प्रोजेक्ट कर दिया, नया नया अपडेट करते रहता, अपना कुछ में इंक्लूड कर दिया। मतलब शिक्षा के बारे में सिर्फ आप ही फैसला नहीं ले सकते हैं। जैसे KVS, हर स्टेट में KVS चलता है ना, अगर सेंटर का KVS चलता है, सेंट्रल का नवोदय चलता है, सैनिक चलता है, अगर कोई स्टेट बोले नहीं हम चलाने नहीं देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। शिक्षा सबको पढ़ना है और केंद्र सरकार भी इसका फैसला कुछ ले सकती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, चलिए कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आता है, तो बहुत सारा चीज़ आता है कंकरेंट लिस्ट में, आपको हम बता देते हैं 2-4 बातें। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन चीज़, तो उसके अंदर आपका बच्चों क्या आता है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि समझ में आ जाए। जैसे देखिए किसी का शादी होता है, तलाक होता है, जिससे है ना डाइवोर्स होता है, तो डाइवोर्स और मैरिज जो है आपका किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में। सब दोनों फैसला भी लेती है। ठीक है ना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पूरा स्टेट है तो आपका जंगल पूरा काटने लगे, नहीं, केंद्र सरकार भी उसमें मतलब क्या लेगी, डिसीजन आपको देगी। दूसरा क्या, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कोई राज्य है तो वो फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ भी बना दे। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग हो गया, लेबर वेलफेयर हो गया, ड्रग एंड पॉइजन एडल्ट्रेशन हो गया, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्रिंटिंग प्रेस, मतलब बहुत सारा, क्रिमिनल लॉ, ऐसा बहुत सारा सा चीज़ है, कम से कम 40-50 है जिसमें कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिस पर दोनों स्टेट गवर्नमेंट और क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लेती है। चलिए इतना बता दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 64 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविजन चैनल। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल है। दूरदर्शन जो चैनल चलता है उसमें बहुत सारा चीज़ चलाया जाता है चैनल में, उसमें कौन सा चैनल एजुकेशनल चैनल है, तो 64 का क्या हो जाएगा बच्चों, ज्ञान दर्शन। क्या,
ज्ञान दर्शन 1, ज्ञान भारती नहीं, ज्ञान दर्शन 1। ओके, चलिए नेक्स्ट 65 का चलते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर एस्टेब्लिश बाय मेथड, कारण और प्रभाव संबंध विधियों द्वारा स्थापित किए गए अनुसंधान क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो 65 का क्या हो जाएगा आपका बच्चा? एक्सपेरिमेंटल। ओके, 66 का कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय, जो चरित्र है किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो 66 का क्या हो जाएगा? इच्छा शक्ति, आचरण और व्यवहार, नैतिकता। तो उपयुक्त में थे सभी। चलिए नेक्स्ट आपका हो गया कि शिक्षण प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया? तो 67 का क्या हो जाएगा बच्चों? फ्लेंडर ने। ओके, फ्लेंडर ने। चलिए कुछ फैक्चुअल सवाल थे। द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, तो उसका क्या? मनोविश्लेषण का जनक किसे कहते हैं? तो 68 का क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्राइड। जो आधुनिक युग का सबसे बड़ा जो मनोवैज्ञानिक, फादर ऑफ साइको एनालिसिस, जो मनोविश्लेषण है, वो क्या है? सिगमंड फ्राइड। बहुत अच्छा बुक है उनका, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए 69 का बात करते हैं कि आपकी कक्षा में एक आक्रामक छात्र है, मतलब गुस्सैल टाइप का छात्र है, आप उसे संभालने के लिए क्या करेंगे? पीट दीजिएगा? उसे आक्रामक तरीके से कार्य करने का अवसर देंगे? एकदम नहीं भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे? उसे आक्रामकता के हानिकारक परिणामों के बारे में बताएंगे कि अगर आप एग्रेसिव रहेंगे तो क्या नुकसान है, तो ये सब कुछ बात बताएंगे तो उसे समझ जाएगा। ये भी सही। उसे दंड करना? एकदम नहीं। उसे बेहद निराशाजनक और शर्मनाक स्थिति में डाल देना? एकदम नहीं, डिप्रेशन में डालना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और सबसे लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। द प्रोपोनेंट ऑफ द कोग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग किसने दिया था? तो 70 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? शिव कुमार मित्रा ने। ठीक है ना, चलिए और इसी के साथ सारा आपका सवाल क्या हो गया? आपका सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में आपका जो 2023 का सवाल है इम्पोर्टेंट्स, वो आपको हम देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और किसी प्रकार का डाउट हो तो बोलिएगा। आपका महामैराथन भी बहुत जल्द आने वाले हैं, 1-2 दिन के अंदर। पहले सारा टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रीवियस ईयर कर दें, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हो सकता है कि वो 3-4 घंटा का मैराथन हो तो बच्चे ज़्यादा बोर हो जाए, इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर का देख लें। और 100 का अलग से हम टीचिंग एप्टीट्यूड करवा दिए हैं, थ्योरी करवा दिए हैं। और जिनको महामैराथन देखना है पूरा 1 से लेकर 100 तक, वो वेट कीजिए 2 दिन, आपका सारा पूरा महामैराथन आएगा। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग जो भी है सारा सवाल आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।